इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास परिपथ से परिचित करवाने वाला हूं, जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं और हम इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम व्हीट स्टोन सेतु का एक उदाहरण लें तो यहाँ पर देखिए यह इस प्रकार का परिपथ होता है और इस परिपथ में ये चार प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, जिन्हें हम इस व्हीट स्टोन सेतु की चार भुजाएं कहते हैं। और यहाँ पर मध्य में एक इस तरह से प्रतिरोधक जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार का यह एक व्हीट स्टोन सेतु होता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, तो आप यह कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप यह सवाल मुझसे पूछते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पर यह देखूंगा कि क्या हम इस परिपथ को श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के सूत्रों का उपयोग करते हुए केवल एक प्रतिरोध तक सरल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसे प्रतिरोधक नहीं है जो श्रेणी क्रम में हो। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में यह प्रतिरोधक आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर पार्श्व क्रम वाले प्रतिरोधक भी नहीं है क्योंकि इनके सिरे एक दूसरे से ऐसे सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। अब जब यहाँ पर श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में हमें प्रतिरोधक नहीं मिले तो अगली चीज हमारे दिमाग में यह आती है कि हम यहाँ पर किरचॉफ के नियमों का उपयोग करें। लेकिन किरचॉफ के नियम भी हमें काफी परेशान करते हैं क्योंकि हमें पहले तो धाराओं के बारे में सोचना पड़ता है, फिर यहाँ पर लूप नियम लगाना पड़ता है, यानी हम काफी परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर किरचॉफ के नियमों का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा व्हीट स्टोन सेतु नहीं है, यह एक खास प्रकार का व्हीट स्टोन सेतु है। इस व्हीट स्टोन सेतु की यह विशेषता है कि इन प्रतिरोधों का जो अनुपात है वह इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। तो देखिए 1:2 बराबर 1:2 आ जाएगा, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, जैसे कि यहाँ पर 1:5 बराबर 1:5 होता है। अब देखिए जब भी हमारे पास इस प्रकार का व्हीट स्टोन सेतु होता है जिसमें ये अनुपात समान आ रहे होते हैं तो हम इसे एक संतुलित यानी कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सेतु या नेटवर्क या परिपथ कहते हैं। तो यह बात तो ठीक है। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हम यहाँ पर संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की बात क्यों कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम व्हीट स्टोन सेतु की ही बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए पहले हम इसके वास्तविक अनुप्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की यह विशेषता होती है कि जब भी यह नेटवर्क संतुलित होता है तो इस मध्य वाले प्रतिरोधक में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इस वीडियो में हम तार्किक रूप से यह भी देखेंगे कि यह असल में कैसे होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा 0 होगी। तो ऐसा होने पर अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उतनी ही धारा यहाँ पर भी प्रवाहित होगी, यानी जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित होने वाली है वह पूरी की पूरी ऐसे ही चली जाएगी क्योंकि कोई भी धारा नीचे या कोई भी धारा ऊपर नहीं जा रही है। तो अब इसका मतलब है कि ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं और इसी प्रकार ये दोनों प्रतिरोधक भी श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि इनमें से प्रवाहित धारा भी समान ही है। तो हम कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिरोधक परिपथ में जुड़ा हुआ भी नहीं है। तो हम इस प्रतिरोधक को यहाँ से हटा सकते हैं और हमारा परिपथ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। तो अब देखिए कितना अच्छा काम हो गया है। ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हैं और इनसे जो प्रतिरोधक हमें मिलेंगे वे पार्श्व क्रम में होंगे। तो इसका उपयोग करके हम इन्हें हल कर सकते हैं। तो प्रश्नों में ज्यादातर हमें यहाँ पर जो व्हीट स्टोन नेटवर्क दिए गए होते हैं पहले हमें उनकी जांच करनी होती है कि क्या वे संतुलित हैं या नहीं, और अगर वे संतुलित हैं तो हमारा नसीब काफी अच्छा होता है और हम उन्हें तुरंत ही हल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक बार रुकें और यह देखें कि क्या हमें पहचान करना आ गया है कि ये नेटवर्क संतुलित हैं या नहीं। तो हमारे सामने ये दो नेटवर्क हैं और हमें पहचान करनी है कि क्या ये संतुलित हैं या नहीं। मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से करने की कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले नेटवर्क पर चलते हैं। तो यह एक व्हीट स्टोन नेटवर्क ही है जो कि काफी हद तक इसके समान ही है, बस हमने यहाँ पर इनको अलग तरह से व्यवस्थित किया है। और व्हीट स्टोन सेतु को हम सामान्य रूप से इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह संतुलित है या नहीं। तो देखिए ये प्रतिरोध तो 1:3 के अनुपात में है और ये प्रतिरोध 3:1 के अनुपात में है, यानी ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह नेटवर्क संतुलित नहीं है, यानी यहां से धारा प्रवाहित होगी। तो अगर आपको यह नेटवर्क दिया गया होता तो आपका नसीब काफी खराब होता। अगर यह प्रतिरोध 10 ओम होता और यह प्रतिरोध 30 ओम होता, उस स्थिति में यह संतुलित होता। अब चलिए इस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। तो देखने से तो लग रहा है कि यह संतुलित है क्योंकि यह 1:4 इस 1:4 के बराबर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह समझ पाएंगे कि यह तो एक व्हीट स्टोन नेटवर्क है ही नहीं। थोड़ा ध्यान से देखिए, व्हीट स्टोन नेटवर्क में यह लाल प्रतिरोधक इन दोनों बिंदुओं के मध्य जुड़ा हुआ होता है और ये दोनों बिंदु इस स्थिति में यहाँ पर हैं। और ये दोनों बिंदु यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि देखिए इन दोनों बिंदुओं के मध्य बैटरी जुड़ी हुई होगी। तो मैंने बस इस परिपथ को थोड़ा सा घुमा दिया है और यहाँ पर आप उलझन में मत पड़िएगा। यह एक व्हीट स्टोन सेतु नहीं है, इसे तो हम सीधा ही सरल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में होंगे और उसके बाद ये तीनों पार्श्व क्रम में आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा 0 नहीं होगी क्योंकि यह एक व्हीट स्टोन सेतु ही नहीं है। लेकिन अब अगर यह प्रतिरोधक कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होता तो हम अनुपात देख सकते हैं 1:3 बराबर 1:3 आ जाएगा।
तो इस प्रतिरोधक में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आइए तार्किक रूप से यह सोचते हैं कि यह धारा जीरो क्यों होती है। किताबों में इसकी व्युत्पत्ति किरचॉफ के नियमों के द्वारा की जाती है, लेकिन मैं हमेशा यह सोचकर आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि यह संतुलन की स्थिति कैसे आती है, यानी जब ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं तब यह धारा जीरो के बराबर क्यों आती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूं। तो पहले हम इस पूरे परिपथ को यहां पर बना लेंगे और अब की बार इस लाल प्रतिरोधक को यहां से हटा लेते हैं और अब हम यह देखेंगे कि इस परिपथ में वोल्टा का वितरण कैसे हो रहा है और इससे हमें काफी हद तक संकेत मिल जाएगा। तो अगर हम इस परिपथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है और ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं। इसी प्रकार ये दोनों प्रतिरोधक भी श्रेणी क्रम में हैं। अब हम यह भी जानते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए धारा एक समान होती है। तो क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टा के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए ओम के नियम का उपयोग कर लेते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार यदि हम जानते हैं कि दो प्रतिरोधकों के लिए धारा एक समान है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टा प्रतिरोध के समानुपाती होगी। इसे हम चाहें तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है तो यहाँ पर वोल्टाओं का अनुपात भी 1:2 ही होगा। तो अगर यहाँ पर वोल्टा x है तो यहाँ पर वोल्टा 2x होगी। ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी होगी। यदि इसके लिए वोल्टा x है तो इसके लिए वोल्टा 2x आ जाएगी। और अब इसका उपयोग करते हुए हम तुरंत यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि इन प्रतिरोधकों के लिए वोल्टाएं कितनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर 9 वोल्ट जो है वह 1:2 के अनुपात में विभाजित होने वाली है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर 9 वोल्ट लिया था ताकि हम इसे आसानी से ज्ञात कर पाएं। तो 1:2 के अनुपात में अगर हम इसे विभाजित करते हैं तो इस प्रतिरोधक के लिए वोल्टा हमें 3 वोल्ट मिलेगी और इसके लिए हमें वोल्टा 6 वोल्ट मिल जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पर भी 1:2 के अनुपात में वोल्टा विभाजित होगी। तो देखिए 9 को विभाजित कर लेते हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट और यहाँ पर 6 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात समान होने के कारण जो वोल्टाएं हैं वे भी समान रूप से विभाजित हो रही हैं। अब इसके बाद चलिए इन दोनों बिंदुओं पर वोल्टाएं देखते हैं कि क्या होंगी। यह करने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वोल्टा होगी वही वोल्टा इन दोनों बिंदुओं पर भी आने वाली है। अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पर 9 वोल्ट है और यहाँ पर 0 है तो इन दोनों बिंदुओं पर भी वोल्टा 9 वोल्ट ही होगी। अब ध्यान दीजिए जब हम इस बिंदु से इस बिंदु तक जाते हैं तो यहाँ पर 3 वोल्ट का विभवपात होता है। इसी प्रकार इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने पर भी 3 वोल्ट का विभवपात होता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं की जो वोल्टाएं हैं वे एकदम बराबर आने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए की वोल्टा बराबर बिंदु बी की वोल्टा आ जाएगी और यही इन प्रतिरोधों के समान अनुपात में होने का परिणाम होता है। अब इसी वजह से अगर हम इन दोनों बिंदुओं के मध्य कोई भी प्रतिरोधक लगाते हैं या किसी प्रकार का संधारित्र यानी कि कैपेसिटर लगाते हैं, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या लगा रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर जो वोल्टाएं हैं वे बराबर हैं। यानी यहाँ पर जो वोल्टा है वही वोल्टा यहाँ पर भी है, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विभवांतर है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वह 0 है। तो इसके कारण इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा और यही संतुलित व्हीट स्टोन सेतु का विचार होता है। जब भी यहाँ पर प्रतिरोध समान अनुपात में होते हैं तो इनकी वोल्टाएं भी समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों बिंदुओं के लिए जो वोल्टाएं हैं वे एकदम बराबर आती हैं। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो इसकी वजह से इस प्रतिरोधक में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि अब आप इस बात से भी सहमत होंगे कि इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर इस बैटरी की वोल्टा कितनी है और साथ ही साथ इन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध कितने हैं। हमें बस एक ही चीज चाहिए कि इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो और ऐसा होने पर यहाँ पर मध्य में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस नेटवर्क का आखिरकार अनुप्रयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ इस नेटवर्क में यह एक तार जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध हमें नहीं पता है और यह हम पता करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु की रचना कर सकते हैं और अब इस लाल प्रतिरोधक के स्थान पर हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे। एक गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का संसूचन करता है, यानी कि धारा को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं और इसके बाद हम इनमें से किसी एक प्रतिरोधक को परिवर्ती प्रतिरोधक यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर के रूप में ले सकते हैं। एक परिवर्ती प्रतिरोधक ऐसा प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब बस हमें इस प्रतिरोध को बदलते रहना है और यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर के मान को देखते रहना है। तो मान लीजिए कि जब यह प्रतिरोध हम 7 ओम लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर पर मान 0 हो जाता है। यानी यह प्रतिरोध 7 ओम लेने पर गैल्वेनोमीटर में यहाँ धारा I बराबर 0 आ जाती है। तो इसका मतलब यह होगा कि अब यह व्हीट स्टोन सेतु संतुलित हो गया है। तो अगर यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है तो इसका मतलब है कि इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात 1:7 है तो इनका अनुपात भी 1:7 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह प्रतिरोध होगा 5 × 7 यानी कि 35 ओम। तो कितनी कमाल की बात है, हमें यह अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त हो गया है। तो अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं और हम भविष्य की एक मीटर सेतु वाली वीडियो में इस व्हीट स्टोन नेटवर्क का उपयोग करते हुए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना अभ्यास रूप में सीखेंगे।
अब हम चाहें तो यहीं पर ही रुक सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम एक चरण आगे जाएं और इसे व्यापक रूप में लिखने की कोशिश करें। और इसे व्यापक रूप में लिखने का यह फायदा होगा कि आप इसका उपयोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, जो असल में यहाँ पर परिपथ था उसे हम एक बार वापस लेकर आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस परिपथ का विस्तार कर लेता हूँ और इस प्रकार से यहाँ पर और प्रतिरोधक जोड़ देता हूँ, तो मेरा सवाल आपसे यह होगा कि क्या यह भी संतुलित है, यानी कि यहाँ पर भी इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा 0 है। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में स्वयं से सोचिए। तो देखिए, हमारा पहला चरण वही होने वाला है। हम इन दोनों प्रतिरोधकों को यहां से हटा लेंगे और यह सोचेंगे कि यहां पर वोल्टताओं का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इन प्रतिरोधों का जो अनुपात है यानी 1:2:5, वह इन प्रतिरोधों का भी अनुपात है यानी 1:2:5। तो इनके अनुपात एकदम समान है, तो इनकी वोल्टताएं भी एकदम समान रूप से विभाजित होने वाली हैं। तो इन प्रतिरोधों के लिए वोल्टताओं का अनुपात भी 1:2:5 होगा। यहां पर भी यह 1:2:5 ही होगा और इसी के कारण यहां पर जो विभवपात है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप है, वे भी समान ही होंगे। तो अब इसका मतलब है कि यहां पर जो वोल्टता होगी वह यहां की वोल्टता के बराबर आने वाली है। इसी तरह यहां पर जो वोल्टता होगी वह यहां की वोल्टता के बराबर आने वाली है। और दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इन प्रतिरोधकों से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस परिपथ को भी हम उसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो कितनी कमाल की स्थिति है। यह विस्तारित व्हीटस्टोन सेतु है और इस प्रकार के प्रश्न हम जेईई की परीक्षा में देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे हम इस परिपथ का विस्तार कर सकते हैं। क्या हो अगर मैं इस परिपथ का विस्तार कुछ इस प्रकार से कर दूं। मुझे पता है कि आपको यह देखने में जटिल लग रहा है। यहाँ पर बैटरी इन दोनों सिरों के मध्य जुड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो हम वापस से यहाँ पर वही लॉजिक लगाने वाले हैं। हम इन बीच वाले प्रतिरोधकों को हटा लेंगे और यहाँ पर इनकी वोल्टताएं एकदम समान अनुपात में विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि इनके प्रतिरोध वापस से समान अनुपात में ही हैं और वह अनुपात है 1:2। यहाँ पर भी 1:2 और यहाँ पर भी 1:2। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर वोल्टता, यहाँ पर वोल्टता और यहाँ पर वोल्टता, इन तीनों बिंदुओं पर वोल्टता समान ही आने वाली है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम इन्हें हटा सकते हैं और उसके बाद इस परिपथ को सरल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी कलर कोडिंग हटा देता हूं, तो अब यह देखने में बहुत ही जटिल लग रहा है। जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं, ठीक वैसा ही लग रहा है। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु के जिस लॉजिक की हमने बात की है, उसका उपयोग करके हम इसे हल कर सकते हैं। तो अब अगर सारांश रूप में बात की जाए, तो मूल रूप से जो व्हीटस्टोन सेतु है वह इस प्रकार का नजर आता है। इसमें 4 प्रतिरोधक ऐसे जुड़े हुए होते हैं और इनके मध्य में यह प्रतिरोधक जुड़ा हुआ होता है। यह व्हीटस्टोन सेतु तब संतुलित होता है जब इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर आ जाता है और उस स्थिति में यहाँ पर इनके लिए वोल्टताओं के अनुपात भी एकदम बराबर होते हैं। और ऐसा होने पर यहाँ पर जो वोल्टता है वह इस वोल्टता के बराबर आ जाती है, यानी यहाँ पर समान वोल्टता होती है और जो विभवांतर है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वह 0 हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप इस प्रतिरोधक में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है और यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है।